Now comes to our next topic, that is chapter 5, Union and its territories. Union and its territories हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में मेंशन है और पार्ट फर्स्ट में 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक. आर्टिकल 1 to 4 अंडर द पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. व्हाट डज आर्टिकल 1 सेज, व्हाट डज आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड 4. आर्टिकल 1 यहाँ पे हम देखते हैं. आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. नाउ द टू क्वेश्चंस अराइज हेयर. यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं. इंडिया डैट इज भारत, फर्स्ट यहाँ पे नेम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि दोनों नाम क्यों लिखे गए, एंड सेकंड इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहा गया. सबसे पहले नाम का आंसर देते हुए, इंडिया डैट इज भारत. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ मेंबर्स का मानना ये था कि देश का नाम जो पुराना जो चला आ रहा है ट्रेडिशनल नेम उसको ही रखा जाए, डैट इज भारत. और कुछ लोगों का बोलना ये था कि उसका मॉडर्न नाम रखा जाए इंडिया. तो दोनों ही नाम रखे गए, इंडिया डैट इज भारत. उसके बाद आया यूनियन ऑफ स्टेट. क्यों रखा गया फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं. इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो स्टेटमेंट दी. इसके दो रीजन्स दिए. पहला रीजन ये था कि इंडियन फेडरेशन कोई रिजल्ट नहीं था एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स. ऐसा नहीं था कि स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद इंडियन फेडरेशन बनाए. एक्चुअली में हुआ क्या था, पहले इंडिया को एक साथ जोड़ा गया है, इंडिया इज एन इंटीग्रल होल, और उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इट मीन्स यहाँ पे जो स्टेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो डिवाइड है, उसकी खुद की ऑटोनॉमी नहीं है. और अगर खुद की ऑटोनॉमी नहीं है तो वहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोलना गलत होगा, वहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स. और सेकंड इसका ये भी रीज़न था कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन, कि वो फेडरेशन से अपने आप को अलग कर सकें. ये राइट ही नहीं है क्योंकि स्टेट्स की खुद की ऑटोनॉमी नहीं है. और खुद की ऑटोनॉमी नहीं है, अगर हम टेरिटरी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें वो खुद से अलग नहीं हो सकती. एंड यही रीज़न था यूनियन ऑफ स्टेट्स का. जबकि अगर हम यूएसए के केस में देखें तो यूएसए के केस में काफ़ी सारी स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है फेडरेशन का, फिर वो मिली हैं. एंड दैट्स वाई वी यूज टू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आई होप दिस पॉइंट क्लियर होगा. आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ द इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज. पहला टेरिटरी ऑफ द स्टेट, देन यूनियन टेरिटरीज, और उसके बाद वो टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया. तो 3 तरह की टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एरिया या टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. इनके नाम स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम या देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. जो भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स, वो सारी की सारी स्टेट्स पे सेम मैनर में अप्लाई होते हैं. इट मीन्स कि अगर किसी लॉ की अप्लाई होने की जो इंटेंसिटी है 1 से 10 के बीच में वो 4 है, तो वो 4 इंटेंसिटी के साथ ही सारी स्टेट्स पे लागू होंगे. लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वो लागू नहीं होते, जहाँ पे स्पेशल स्टेट्स हैं, वो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं. वहाँ पे स्पेशल स्टेट्स बोलने का मतलब ये है कि उन स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम नॉर्मल जो बाकी स्टेट्स के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वो वहाँ पे नहीं उठाए जा सकते. जैसे शेड्यूल एरियाज हो गए, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हो गए, ये इन एरियाज में उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रक्षक की ज़रूरत ज़्यादा है. तो उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, स्पेशल प्रोविजंस ये मेंशन है अंडर द पार्ट 21. इसमें स्टेट्स कौन कौन सी आती हैं, स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका. तो इसमें जो इनके जो जनरल प्रोविजंस होंगे वो ओवरराइड कर जाएंगे जो बाकी स्टेट्स पे जो प्रोविजन लागू हो रहे होंगे उनसे. उसके बाद 5th और 6th शेड्यूल में भी सेपरेट प्रोविजंस बनाए गए हैं इन स्टेट से रिगार्डिंग, ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो सके. तो यहाँ पे लिखा है द 5th एंड द 6th शेड्यूल्स कंटेन द सेपरेट प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द ट्राइबल विद इन द स्टेट्स. टेरिटरी ऑफ द इंडिया, कि अगर हम टेरिटरी ऑफ द इंडिया, अगर हम बोल रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक जगह पे हम बोल रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया, व्हाट डज यूनियन मीन्स, यूनियन मतलब स्टेट जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको मिला दिया गया, डेट इज यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, लेकिन यहाँ पे अगर बात आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया तो इसमें स्टेट्स तो आएंगी, साथ में यूनियन टेरिटरी भी आएंगी, और गवर्नमेंट ने अगर कोई टेरिटरी एक्वायर की है तो वो टेरिटरी भी आएगी.
इट मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा पार्ट आता है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आती हैं। दैट्स वाई वी यूज टू से द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट्स वाई हेयर इट इज रिटन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। द स्टेट्स और आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, कि अगर हम स्टेट्स की बात करें, जो इंडिया है, लेट सपोज दिस इज इंडिया, इंडिया को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो स्टेट्स की बात करें, एक स्टेट्स है, एक सेंटर है। स्टेट्स और सेंटर के बीच में फेडरल सिस्टम चलता है, सेपरेशन ऑफ पावर चलती है। लेकिन वहीं पे अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें या उन टेरिटरीज़ की बात करें जिनको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, उनके ऊपर फेडरेशन सिस्टम नहीं चलता, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं चलती, उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है सेंटर का। अगेन दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में फेडरेशन सिस्टम चलता है, स्टेट एंड सेंटर के बीच में फेडरेशन सिस्टम चलता है, बट सेंटर और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में या सेंटर और टेरिटरीज़ के बीच में फेडरेशन सिस्टम नहीं चलता, उनके ऊपर डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल होता है। उसके बाद बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज़ को एक्वायर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द मोड्स जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं बाय द इंटरनेशनल लॉ। इसमें सेशन आ जाएगा, ऑक्यूपेशन आ जाएगा और सब्जुकेशन आ जाएगा। उसके रिगार्डिंग अगर कोई टेरिटरी एक्वायर की जा रही है तो कुछ इंटरनेशनल लॉस बनाए गए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया कैन एक्वायर द फॉरेन टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम देखें तो सेवरल फॉरेन टेरिटरीज़ को एक्वायर किया गया है सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमारे पास आ जाता है दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में हमने क्या पढ़ा? इंडिया दैट इज भारत एज इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। दोनों नाम क्यों रखे गए ये भी देख लिया। उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया ये भी देख लिया। उसके बाद 3 टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, दैट इज स्टेट टेरिटरीज, यूटीज एंड टेरिटरीज दैट इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। इनको सेंटर और स्टेट के बीच में फेडरल सिस्टम चलता है। सेंटर और यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज के बीच में कोई भी फेडरल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे जो सेंटर है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 में क्या होगा, जो टेरिटरी है उसको ऐड किया जाएगा, जो कोई भी एरिया है वो ऐड होगा, वो मिलेगा इसमें आगे। और आर्टिकल 3 में अगर हम बात करें तो जो ऑलरेडी टेरिटरीज हैं हमारे पास उनमें रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 2 में टेरिटरीज को ऐड किया जा रहा है, आर्टिकल 3 में रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं। देन हेयर इट इज रिटन आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश, कि एडमिट करने की पावर आर्टिकल 2 देता है पार्लियामेंट को कि किसी एरिया को एडमिट किया जा सके यूनियन में, या इस्टेब्लिश किया जा सके, या न्यू स्टेट्स बना दी जा सके। उसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, अगर उन्हें लगता है कि वो ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल 2 2 पावर्स ग्रांट करता है टू द पार्लियामेंट, 2 पावर देता है पार्लियामेंट को। पहली पावर क्या है कि पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडियन न्यू स्टेट्स, कोई भी नई स्टेट आ रही है उसको एडमिट कर सकता है वो, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। सेकंड क्या बोलता है? द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स को वो इस्टेब्लिश कर सकता है। द फर्स्ट, अगर हम पहले की बात करें जिसमें वो अपने यूनियन में शामिल कर रहा है, पावर टू एडमिट किया जा रहा है, उसकी हम बात करें, इट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, कि पहले से कोई स्टेट है और उसको इंडिया ने एक्वायर कर लिया है। एक्वायर करने के बाद पहले से वो स्टेट थी, अब उसको एडमिट कर लिया गया है। देन द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, ऐसी स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट जो कि पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी। मान लो कोई आइलैंड है जिस पे अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है और इंडिया वहाँ पे जाके दावा कर देता है, इट मीन्स वहाँ पे कोई स्टेट नहीं थी, बट अब इंडिया दावा कर चुका है, अब इंडिया ने वहाँ पे जो स्टेट है उसको इस्टेब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आर्टिकल 2 में भी 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट बोलता है कि ऐड किया गया है, एडमिशन किया गया है, और एक बोलता है कि स्टेट को इस्टेब्लिश किया गया है। पहले से दोनों में इंडिया में नहीं था ये एरिया, अब इंडिया में मिलाया जा रहा है। आर्टिकल 2 यहाँ पे लिखा भी है, आर्टिकल 2 रिलेट्स विद द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, कि पहले ये इसका पार्ट नहीं था बट अब ऐसे पार्ट्स को मिलाया जा रहा है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, कि पहले से वो स्टेट है, अब उनका फॉर्मेशन हो रहा है, डील हो रहा है। इट मीन्स रीएडजस्टमेंट चल रहा है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट हो रहा है ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 3 अब हम देखते हैं। आर्टिकल 2 देख चुके हैं, आर्टिकल 3 क्या बोलता है? सी, आर्टिकल 3 में क्या है कि जो भी एरिया है वो पहले से है, जो भी एरिया है वो पहले से है, बस इसमें इंटरनल रीएडजस्टमेंट चलेगा, इंटरनल रीएडजस्टमेंट चलेगा। अब इंटरनल रीएडजस्टमेंट कैसे होगा? हो सकता है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी अदर स्टेट, और कि हो सकता है कि नया स्टेट का फॉर्मेशन हो। अब नई स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये हो सकता है कि दो स्टेट्स को आपस में मिला दिया जाए, कि पहले ये दो सेपरेट स्टेट्स थी, ये स्टेट थी और ये स्टेट थी, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया और एक न्यू स्टेट बना दी गई। पहले भी ये एरिया था, अभी भी ये एरिया है। या ये हो सकता है कि पहले एक स्टेट थी, अब इसको डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ पे दो स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। ओके। या ये हो सकता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी पहले मिली हुई थी, अब उसको अलग कर दिया, स्टेट को अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी को अलग कर दिया। इस तरह से फॉर्म अ न्यू स्टेट, ये हो जाएगा फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी अदर स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। ये किसी भी यूनाइटेड टेरिटरी, किसी भी स्टेट में यूनाइटेड टेरिटरी को ऐड कर दिया, या स्टेट और या कोई स्टेट थी, उस स्टेट में से उस स्टेट को डिवाइड कर दिया इनटू द टू स्टेट्स, तो नई स्टेट फॉर्म हो गई। कोई स्टेट थी, उसको डिवाइड कर दिया इनटू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। कोई दो स्टेट पहले से थी और उनको क्या किया, मिला के एक नई स्टेट बना दी। तो इस तरह से क्या हो सकता है, जो न्यू स्टेट है वो फॉर्म की जा सकती है। इंक्रीज कर दिया किसी स्टेट का एरिया, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट एंड डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ये मान लो यहाँ पे कोई स्टेट है, इसका बॉर्डर यहाँ से लग रहा है। अब क्या हुआ कि जो नई स्टेट बनाई गई उसमें इस स्टेट का एरिया बढ़ा दिया गया, ये नई स्टेट का एरिया हो गया। और पुरानी स्टेट का एरिया अब कितना रह गया? पुरानी स्टेट का एरिया ये रह गया। इट मीन्स पुरानी स्टेट का जो एरिया था वो डिमिनिश हो गया और नई स्टेट का एरिया बढ़ गया, इंक्रीज द एरिया, क्योंकि दिस इज इंटरनल रीएडजस्टमेंट, बाहर से कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहे हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, जैसे यहाँ पे बाउंड्री चेंज कर दी गई। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये नाम भी चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 3 लेज डाउन टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर इंक्रीज करना है एरिया या न्यू स्टेट फॉर्म करनी है या डिमिनिश एरिया इंक्रीज डिमिनिश बाउंड्री चेंज करने, नेम चेंज करने, उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओनली वो बिल इंट्रोड्यूस होगा ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन पे ही, जिस तरह से मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, अगर आपको याद हो कि मनी बिल भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसे ही जो जो ये बिल है रिगार्डिंग टू द आर्टिकल 3, उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा? सेकंड कंडीशन क्या है? हमने कहा दो कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर टू द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, कि कोई स्टेट है जिसकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, इंक्रीज करनी है या उसको मिलाना है, तो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर से कंसर्न कर लिया जाए, बट अगेन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। बट आपको ये इधर समझना होगा कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेट लेजिस्लेचर का, ये मानना या ना मानना ये प्रेसिडेंट के हाथ में। अगर वो मानना चाहे तो मान सकते, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकते। इट मीन्स जो बाउंड्रीज, जो यूनियन टेरिटरीज, यूनियन ये स्टेट चेंज करना, जो पूरी की पूरी जो पावर है वो पार्लियामेंट को दे रखी है। तो यहाँ पे लिखा है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज, जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने मना कर दिया तो मना ही हो गया। तो यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दम, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एट एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी जा रही है। इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका? यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्ट जो कंट्रोल है वो सेंटर का है। तो उसके उसके रिगार्डिंग अगर कुछ करना है उसमें तो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब बनता ही नहीं है कुछ पूछने का। दैट्स वाई हेयर इट इज रिटन इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर, कि फिर स्टेट लेजिस्लेचर से कंसर्न करने की भी जरूरत नहीं है। ये क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज इवन नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट, कि उनकी कंसेंट के बिना भी
बाउंड्रीज चेंज की जा सकती है, नई स्टेट्स फॉर्म की जा सकती हैं एंड इवन नाम तक चेंज किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं एक लाइन में, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। उस पर किसी का जोर नहीं है, अपनी विल के हिसाब से वो पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकते हैं, वो स्टेट की बाउंड्रीज को जिस तरह से चाहे, उनके नाम के साथ जिस तरह से चाहे वो कर सकते हैं। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसका मतलब जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो स्टेट की जो बाउंड्री है वो तो फिक्स्ड ही नहीं है। ओके, इट मीन्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई गारंटी नहीं है। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में वी नो दैट स्टेट ऑटोनमी है, स्टेट बिल्कुल सेपरेट है अमेरिका से। तो जो इंडिया अमेरिका की अगर हम बात करें, इन यूएसए द अदर वर्ड्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि अपनी इंडिया में गारंटेड नहीं है। इंडिया में तो पार्लियामेंट को खुद ये पावर दी गई है। और समझने वाली बात यह भी है कि इंडिया में जो स्टेट्स बनी हैं तो इंडिया को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चल सके। तो ये पावर पार्लियामेंट को ही जानी चाहिए थी। दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, इट मीन्स कि जो स्टेट है वो अपने आप को सिसीड नहीं कर सकती फ्रॉम द फेडरेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जहाँ पे स्टेट्स की इंटीग्रिटी नहीं है, गारंटी नहीं है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा गया है। वहीं पे यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में क्या है, यूएसए के लिए क्या डिस्क्राइब किया गया, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि वो स्टेट्स की इंटीग्रिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस को गारंटी प्रोवाइड करता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। मोर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि कोई भी लॉ जो भी बनाए जाएंगे फॉर द एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर द आर्टिकल 2 जो हमने दिया है, या आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी लॉ बनाए जाएंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा अमेंडमेंट्स में। दे आर नॉट टू बी कंसीडर्ड, उनको दे आर नॉट टू बी कंसीडर्ड अंडर द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। और अगर उनको अमेंडमेंट्स में कंसीडर ही नहीं किया जा रहा तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए तो ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस बन के रह गया बस। दिस इज जस्ट अ सिंपल लॉ। और सिंपल लॉ को किस तरह से आप पास कर सकते हो, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, ये आर्टिकल 4 बताता है। डज द, अब आर्टिकल 4 ने बोला ये अमेंडमेंट नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आया, वो क्वेश्चन क्या था, ये प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन रखा था अपनी पावर का यूज़ करते हुए, अगर आपको याद होगा अंडर आर्टिकल 143। तो ये क्वेश्चन रखा गया कि डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, जो कि आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्टेट को डिमिनिश करना, क्या ये जो पावर है पार्लियामेंट की इसमें ये भी इंक्लूड है कि जो इंडियन की टेरिटरी है वो किसी फॉरेन कंट्री को दे दी जाए, क्योंकि डिमिनिश तो उसमें भी होगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 3 में अगर डिमिनिश हो रहा है किसी स्टेट का एरिया, तो किसी स्टेट का एरिया बढ़ भी तो रहा है। अगर किसी स्टेट का एरिया, लेट सपोज दिस इज़ वन स्टेट, दिस इज़ सेकंड स्टेट। अब क्या किया गया कि किसी स्टेट का जो एरिया है वो डिमिनिश कर दिया गया, इस स्टेट को बस इतना ही कर दिया गया। अब जो ये न्यू स्टेट फॉर्म कर दी गई, न्यू स्टेट, वेट, ये न्यू स्टेट फॉर्म कर दी गई। अब जो पुरानी स्टेट थी उसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया बढ़ गया। तो अगर एक साइड डिमिनिश हुआ है एरिया, एक साइड एरिया डिमिनिश हुआ है तो दूसरी साइड बढ़ा भी तो है, मतलब जो टेरिटरी है इंडिया की वो कम नहीं हुई है ओवरऑल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रखा गया, डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिश द एरियाज ऑफ अ स्टेट आल्सो इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। इस क्वेश्चन को रखा गया था 1960 में, और जिसमें ये डिसीजन था, द डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड पार्ट ऑफ अ टेरिटरी, जिसको क्या बोला गया था, बैरूबरी यूनियन, वेस्ट बंगाल का पार्ट, टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को दे दिया जाए इस पार्ट को। तो इस पर कंट्रोवर्सी उठ गई थी। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जजमेंट क्या आई थी, ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट डज नॉट कवर द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री।
कि ये इस चीज़ को वैलिडेट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया का पार्ट किसी फॉरेन कंट्री को दे दिया जाए, इसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो अंडर आर्टिकल 368 वो अमेंडमेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा गया, हैंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट्स ओनली बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। एंड उसके बाद फिर अमेंडमेंट किया गया था, 9th अमेंडमेंट आया था 1960 में, वाज इनेक्टेड टू ट्रांसफर द सेट टेरिटरी टू द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को फिर वो टेरिटरी दे दी गई थी। अमेंडमेंट लाने के बाद सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चला था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने वाला पॉइंट ये है कि अगर न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करनी है या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, टेरिटोरियल रीजन चेंज करना है, डिमिनिश करना है, एरिया बढ़ाना है, उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर पार्ट को, इंडिया के पार्ट को किसी फॉरेन कंट्री को देना है, देन उसके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है अंडर द आर्टिकल 368। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑन द अदर हैंड द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया या किसी और कंट्री के बीच में, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो माना जाएगा। इट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। आगे देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द बांग्लादेश के साथ फिर टेरिटरीज एक्सचेंज की गई थी। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, और उसके तहत बांग्लादेश के साथ कुछ टेरिटरीज एक्सचेंज की गई थी। इंडिया वालों ने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे, और बांग्लादेश की तरफ से 51 एनक्लेव्स इंडिया को ट्रांसफ़र किए गए थे। इन एडिशन द डील आल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजिशंस एंड द डिमार्केशन ऑफ अ 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्क्रैच। तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी। आगे हम देखते हैं द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। जिस टाइम पे हमारा भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम पे 2 कैटेगरीज ऑफ द पॉलिटिकल यूनिट्स थी। पहला ब्रिटिश प्रोविंस, जिन ऐसे प्रोविंस जिन पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट रूल करती थी, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स, जिन पे क्या था, प्रिंस बैठे हुए थे, प्रिंस रूल करते थे, बट जो मेन जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिशर्स उस पर भी राज कर रहे थे, बट जो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे उनको ब्रिटिश प्रोविंस बोल दिया गया, और जो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं थी स्टेट्स, उनको प्रिंसली स्टेट्स बोल दिया गया। द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 2 तरह के इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस क्रिएट हुए, वन इज़ इंडिया एंड वन इज़ पाकिस्तान। अब क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके पास 3 ऑप्शन थे। 3 ऑप्शन क्या थे, या तो ये इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए, प्रिंसली स्टेट्स के को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो ये इंडिया से मिल जाए, या ये पाकिस्तान से मिल जाए, या अगर इन्हें इंडिपेंडेंट रहना है तो ये इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। ये 3 ऑप्शन आए। आउट ऑफ 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो 552 थी, 552 में से 549 जो थी वो भारत के साथ ज्वाइन हुई, और 3 ज्वाइन नहीं हुई, मतलब बाद में ज्वाइन हो गई थी, बट स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत क्रिएट हुई, इन्होंने मना कर दिया। ये 3 स्टेट कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ये आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन होने से। बाद में ये ज्वाइन हुई। ज्वाइन कैसे हुई, हैदराबाद को ज्वाइन किया गया बाय द पुलिस एक्शन। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंच गए थे वहाँ पे, तो बाय द पुलिस एक्शन हैदराबाद को ऐड किया गया था। जूनागढ़ को बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, एंड कश्मीर को बाय द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन। मॉडर्न हिस्ट्री में सारी चीज़ें हैं कि किस किस तरह से चीज़ें हुई, दिक्कतें काफ़ी सारी आई थी, बट हम पॉलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह के क्लासिफिकेशन की स्टेट्स थी एंड टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स एंड पार्ट डी टेरिटरीज। 4 तरह की स्टेट्स थी, टोटल 29 स्टेट्स। उसके बाद क्या हुआ कि एक कमीशन बिठाया गया, डेट इज धार कमीशन। धार कमीशन बिठाया गया, तो जो इंटीग्रेशन था, जो डिमांड जो उठी साउथ इंडिया से ये डिमांड उठी कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए स्टेट्स का। जब ये डिमांड उठी साउथ इंडियन की तरफ से, तो जून 1948 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन बिठाया, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के धार की चेयरमैनशिप में इस कमीशन को बिठाया गया, तब इसको हम धार कमीशन भी बोलते हैं। और उनसे पूछा गया कि आखिर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना कितना सही है, उस पर आप रिपोर्ट सबमिट करें। कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की और उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस कि लैंग्वेज के बेसिस पे ना करके जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन लोगों की, स्पेशली साउथ इंडिया के लोगों की ये डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हो,
तो कहीं ना कहीं जब ये रिपोर्ट आई तो लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाई थे। दिस क्रिएटेड मच रिसेंटमेंट एंड लेड टू द अपॉइंटमेंट, और काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाई देख के फिर दोबारा से एक कमेटी बिठाई गई, और उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड सीतारमैया थे। इस कमेटी को जेवीपी कमेटी भी कहा गया। तो धार कमीशन के बाद जेवीपी कमेटी आई। जेवीपी कमेटी मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सीतारमैया। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग। तो इस कमेटी को जेवीपी कमेटी कहा गया। इसकी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की गई, और जो लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन था स्टेट्स का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे ज़्यादा ठीक है स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ कि इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नॉन एज द आंध्र स्टेट। आंध्र स्टेट में प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि नहीं, हमें मतलब अपनी स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनानी है। इनफैक्ट आंध्र स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे पहली स्टेट थी जिसको रीऑर्गेनाइज किया गया था बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास एरिया, कि तेलुगु स्पीकिंग को अलग किया जाए, मद्रास को अलग किया जाए। और उसके लिए हंगर स्ट्राइक पे भी एक बैठे थे। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग पॉपुलर एजिटेशन एंड डेथ ऑफ द पोती श्री रामुला, अ कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक फॉर द कॉज। लैंग्वेज, भाषा जो है वो लोगों के दिलो दिमाग से जुड़ी होती है, उनके कल्चर से जुड़ी होती है। वो हम खुद को कनेक्ट फील कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसलिए हंगर स्ट्राइक की गई। उसमें कांग्रेस के पर्सन थे जो कि 56 डे तक हंगर स्ट्राइक पे रहे और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि क्रिएशन किया गया, आंध्र स्टेट का क्रिएशन किया गया डिमांड को देखते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड को देखते हुए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और जब ये क्रिएशन किया गया तो फिर बाकी जो स्टेट्स थी उनकी भी डिमांड बढ़ गई कि भाई हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी स्टेट का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। ये इस डिमांड को देखते हुए दोबारा से कमीशन बिठाया गया। 3 मेंबर कमीशन था ये, 3 मेंबर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे फजल अली, और इसको फजल अली कमीशन कहा गया। उन्होंने री एग्जामिन किया, और 2 मेंबर जो और थे, के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 में, और उन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। बट उन्होंने ये बिल्कुल मना किया वन लैंग्वेज वन थ्योरी, ये चीज़ को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, ऑन लैंग्वेज बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन करना ठीक है, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट करना ये गलत होगा। उन्होंने कुछ और पॉइंट भी रखे कि इन पॉइंट को कंसिडर किया जाए। अगर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, देन प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक कल्चरल होमोजेनिसिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव को भी कंसिडर किया जाए, प्लानिंग एंड द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया कि जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन है स्टेट्स का, उसको एबॉलिश किया जाए स्टेट्स एंड टेरिटरीज का अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन जितनी भी थी इनको एक्सेप्ट किया विद माइनर मॉडिफिकेशन। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, द डिस्टिंक्शन जो थे स्टेट्स के बीच में उनको एबॉलिश किया गया। सम ऑफ देम वर मर्ज, क्योंकि कुछ स्टेट्स अगर ज़्यादा छोटी थी तो उनको एडजेसेंट स्टेट्स के साथ मिला दिया गया, और कुछ को सेपरेट कर दिया गया और डेजिग्नेशन दे दिया गया एज द यूनियन टेरिटरीज, जिसकी वजह से 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी क्रिएट हुई ऑन नवंबर 1, 1956। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये सब कैसे कब कौन सा एक्ट पास हुआ जिसकी वजह से ये सारी स्टेट्स यहाँ पे बनी। तो ये उसी के रिगार्डिंग नेम। हाल फिलहाल में जो सबसे रिसेंट है वो है हमारा दिस वन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें क्या किया गया, बाइफर्केट कर दिया गया द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज, जिसका नाम रखा गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एक यूनियन टेरिटरी का नाम रखा गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। So this is it. This is all about union and its territories. Thank you so much.